Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Amrit Udyan, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 culture point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं और फिर देखेंगे अमृत उद्यान के बारे में। देखिए, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन हैं, उन मुगल गार्डन्स का नाम बदल करके अब रख दिया जाएगा अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रपति भवन में ही थे, और भी जगहों पे हैं मुगल गार्डन्स। तो मुगल गार्डन इज बेसिकली ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड गार्डन्स। तो मुगल गार्डन्स राष्ट्रपति भवन के जो अंदर थे उनका नाम बदल करके अब रख दिया गया अमृत उद्यान। तो एक बार जरा देखते हैं मुगल गार्डन्स के क्या फीचर होते हैं। मुगल गार्डन्स आर बेसिकली डेवलप्ड इन इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, लेकिन जो राष्ट्रपति भवन वाला मुगल गार्डन है इसको डेवलप किया है एडविन लुटियंस ने, जिन्होंने दिल्ली के ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको स्ट्रक्चर किया। इनफैक्ट दिल्ली का जो क्रिएटर या आर्किटेक्चरल क्रिएटर एडविन लुटियन को ही बोला जाता है। तो एडविन लुटियन हैज़ डिज़ाइंड एंड फाइनलाइज्ड द राष्ट्रपति भवन्स मुगल गार्डन इन 1917, लेकिन बाद में प्लांटेशन वगैरह इसमें 1928-29 में की गई और उसके बाद से ये पूरी तरह से बन करके कंप्लीट हुआ। इसमें आप देखेंगे इस राष्ट्रपति भवन वाले मुगल गार्डन में तो दो चैनल्स हैं, चैनल्स ऐसे पाथवेज हु इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और इसके कारण होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा गार्डन है वो चार ऐसे आइडेंटिकल टाइप्स में सेग्रीगेट हो जाता है। यही खासियत होती है मुगल गार्डन्स की। मुगल गार्डन्स को कहा जाता है चार बाग स्टाइल, क्योंकि उनमें चार इस तरह के गार्डन्स होते हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से। और मुगल गार्डन्स फॉर दैट रीजन आर नोन एज चार बाग स्टाइल, विच इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। लेकिन अगर राष्ट्रपति भवन वाला आप मुगल गार्डन देखें तो वहाँ पे आपको सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं दिखेगा, उसके साथ जो एसोसिएटेड आर्किटेक्चर्स हैं उसमें आपको इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी कुछ दिखेंगे, जैसे छज्जा, छतरी या फिर जाली वर्क। These architectural styles have been taken from Indian architectural features. बात की जाए अगर चारबाग स्टाइल की, जो मुगल गार्डन की खासियत होती है, तो चारबाग स्टाइल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया उसको चार आइडेंटिकल गार्डन्स में सेग्रीगेट किया जाता है। और मुगल्स वेर नोन फॉर देयर लव फॉर सच काइंड ऑफ गार्डन्स। इवन बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि हिज फेवरेट काइंड ऑफ गार्डन इज दिस पर्सियन चारबाग स्टाइल, which literally means 4 quadrant gardens. तो इस्लाम के अंदर या मुगल्स का ऐसा मानना था कि these चार बाग्स आर लाइक अर्थली यूटोपिया, मीन्स जन्नत ऑन द अर्थ। जन्नत इन द सेंस कि ये जो चार बाग हैं इनका मतलब ऐसा है, इट रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्चुअली कि ह्यूमन्स आर एग्जिस्टिंग इन परफेक्ट हार्मनी विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो चार बाग को माना जाता है कि ये वैसा जगह है जहाँ पे ह्यूमंस आर लिविंग इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन और परफेक्ट हार्मनी विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर। और चार बाग जो गार्डन्स हैं उसमें आप देखेंगे कि फाउंटेन्स भी बनाया जाता रहा है बीच में। और ये जो फाउंटेन्स हैं जो चार बाग गार्डन्स में बनाए जाते हैं, दे रिप्रेजेंट और सिम्बलाइज साइकिल ऑफ लाइफ। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो चार बाग स्टाइल है, राष्ट्रपति भवन वाले चार बाग गार्डन को या मुगल गार्डन को नाम बदल करके रख दिया गया अमृत उद्यान। लेकिन इस तरह के और भी चार बाग स्टाइल वाले गार्डन्स या मुगल गार्डन्स इंडिया के अलग अलग जगहों पे, फॉर एग्जांपल ताजमहल में भी हैं, आगरा फोर्ट पे भी है, हुमायूं टूम पे भी हैं, रेड फोर्ट पे भी हैं चार बाग स्टाइल के गार्डन, जिसको हम लोग मुगल गार्डन्स नाम से जानते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about anti-leprosy day, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment. तो देखिए, आज के दिन यानी कि 30 जनवरी हमारे देश में एंटी लेप्रोसी डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। 30 जनवरी को ही क्यों एंटी लेप्रोसी डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि आज का दिन महात्मा गांधी जी का मार्टायरडॉम डे है।
आज ही के दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो महात्मा गांधी वॉज डीपली कमिटेड टू द कॉज और अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल अफेक्टेड विथ लेप्रोसी। जो लोग भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग से जूझ रहे थे उनके लिए महात्मा गांधी बहुत कुछ उनके एलिविएशन के लिए करना चाह रहे थे। एंड ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन एलिविएशन ऑफ सच पीपल हु आर अफेक्टेड विथ लेप्रोसी। एंड फॉर दैट रीज़न ओनली महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी को फिर एंटी लेप्रोसी डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है हमारे देश में। लेप्रोसी इज़ वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे डिजीज़ जो मास लेवल पे फैलते हैं या बहुत सारे लोगों को ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो अफेक्ट करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। और अगर बात की जाए तो देखिए हमारे देश के अंदर एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो संजोग से लास्ट संडे ऑफ जनवरी था 29 जनवरी को, यानी कि कल का दिन। तो कल का दिन था वर्ल्ड लेप्रोसी डे और आज का दिन है इंडिया के अंदर एंटी लेप्रोसी डे। आपको इंडिया के अंदर तो कारण पता ही है, 30 जनवरी इज़ द कोइंसाइडिंग विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, जबकि वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज़ द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। अगर 2023 के वर्ल्ड लेप्रोसी डे की बात की जाए तो उसका थीम है एक्ट नाउ एंड एंड लेप्रोसी। अगर लेप्रोसी की बात की जाए, इसको और समझने की कोशिश करें तो लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज इट इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये लेप्रोसी होता है। जिस बैक्टीरिया के कारण लेप्रोसी होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोय। WHO के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया हैज़ मोर देन 50% ऑफ लेप्रोसी केसेस इन द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर भी बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा लेप्रोसी के केसेस हैं, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश। लेप्रोसी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो रेड पैचेज ऑन द स्किन, numbness in the arm, hands and legs, ulcer on the soles of the feet, and muscles weakness, excessive weight loss. Sometimes damage to the muscles also happen in leprosy. लेप्रोसी का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए WHO द्वारा जो रिकमेंडेड मेडिसिन है दैट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमीन एंड डैप्सोन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है MDT। इन इंडिया MDT इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू लेप्रोसी पेशेंट्स। इंडिया के अंदर लेप्रोसी पेशेंट्स के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए एक कानून लेकर के आया गया था 2016 में। और इस कानून की मदद से जो पुराना लेप्रोसी एक्ट था उसको रिपील किया गया एंड ए न्यू एक्ट मेड इट ऑफेंस टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लेप्रोसी पेशेंट्स। तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाया गया है 2016 में। लेप्रोसी पेशेंट्स के खिलाफ अगर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की गई, इवन उनको लेपर बोल करके भी बुलाया गया, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए डिस्क्रिमिनेशन और ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। 2017 में स्पर्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन वाज लॉन्च्ड टू प्रमोट अवेयरनेस एंड एड्रेस द इशू ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल सफरिंग विथ लेप्रोसी। MDT याद रखिएगा इज अ ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स। The next article is about Organization for Prohibition of Chemical Weapons and this topic is important from our syllabus GS paper to international agencies point of view. तो ये आर्टिकल बेसिकली सीरियन सिविल वॉर से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा सीरियन सिविल वॉर को ज़रा समझते हैं और फिर करंट इशूज़ पे आएंगे। तो देखिए, अरब स्प्रिंग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है दैट स्टार्टेड इन नॉर्दर्न अफ्रीका। अरब स्प्रिंग नाम है अरब स्प्रिंग, लेकिन हुआ क्या देखिए, आप ये जो नॉर्थ अफ्रीका या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर देशों में डिक्टेटरशिप थी, डेमोक्रेसी नहीं था। और कई सालों से, लगभग 25-25, 30-30 सालों से जो एक एक तरह के लोग डिक्टेटर्स रूल कर रहे थे अलग अलग देशों में। नाम का इलेक्शन होता था लेकिन इलेक्शंस में रिगिंग होती थी, मतलब फेयर या फ्री इलेक्शन नहीं होता था। एंड सम ऑफ द पीपल हु वेर इन पावर continued to remain there for a longer period of time without facing real democratic challenges, without facing real elections in a true sense. तो और इस कारण से कई सारे जगहों पे डिक्टेटरशिप इफेक्टिवली प्रैक्टिस हो रही थी इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। तो नेचुरल सी बात है कि जहाँ पे भी डिक्टेटरशिप होगा वहाँ पे धीरे धीरे गवर्नेंस या इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब होंगी।
तो इकोनॉमिक कंडीशंस इन सारे ही जगहों पे ख़राब थी, इन पोवर्टी, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स देखे जा रहे थे, और फिर लोगों का धीरे धीरे जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है, बिल्ट अप एंगर है, वो बिल्ड हो रहा था, डेवलप हो रहा था। और फिर जा कर के ट्यूनीसिया के अंदर सबसे पहले एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ अगेंस्ट द डिक्टेटर ऑफ ट्यूनीसिया मोहम्मद बेंगाजी। और बेंगाजी के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और लोगों ने वहाँ की सरकार को हटा दिया, बेंगाजी को हटा दिया, और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर के आए। तो जैसे ट्यूनीसिया में इस तरह का रिवॉल्यूशन हुआ, इसका डोमिनो इफेक्ट आसपास के देशों में भी देखा गया, क्योंकि आसपास के लोग भी इसी तरह का सब्जेक्टिव कंडीशन फेस कर रहे थे। डिक्टेटर था, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब थी। सो इवन इन द अदर कंट्रीज़ हैविंग सिमिलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे भी रिवॉल्यूशंस हुए, जैसे लीबिया में, अल्जीरिया में, इजिप्ट में। और फिर इस तरह के रिवॉल्यूशंस, प्रो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस पहुँचे सीरिया में, जहाँ पे सिमिलर कंडीशन थी। वहाँ पे एक डिक्टेटर रूल कर रहे थे, बशर अल असाद। तो ये जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुआ नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में, इसी प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को नाम दिया गया है अरब स्प्रिंग। अभी बात की जाए अगर सीरिया की, सीरिया एक वेस्ट एशियन कंट्री है दैट वाज रूल्ड बाय एंड इट इज स्टिल रूल्ड बाय बशर अल असाद। बशर अल असाद के खिलाफ अरब स्प्रिंग में जो प्रोटेस्टर्स थे, वहाँ के लोकल लोग, दे स्टार्टेड ए मूवमेंट एंड दे क्रिएटेड ए फ्रंट, जिसका नाम रखा उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी। अब ये जो सीरिया के अंदर ये जो सिविल वॉर था या प्रोटेस्ट अगेंस्ट बशर अल असाद, दैट टुक अ फॉर्म ऑफ लार्जर वॉर। क्यों? क्योंकि बशर अल असाद बेसिकली एक शिया मुसलमान है, जबकि सीरिया के अंदर सुन्नीस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो नेचुरल सी बात है कि ईरान जो शिया कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, वो बशर अल असाद को सपोर्ट करने लगा, और सऊदी अरबिया जो सुन्नी कंट्रीज़ का लीडर है, वो फिर यहाँ के फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करने लगा, क्योंकि वो सुन्नी मेजॉरिटी है। तो सऊदी अरेबिया वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर बशर अल असाद को हटा दिया गया तो नेचुरली यहाँ पे जब सुन्नी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर सुन्नी गवर्नमेंट लौट करके आएगी, एंड दिस इज़ हाउ सऊदी अरबिया का अच्छा एलाई बन सकता है सीरिया, जो सो फार सीरिया ईरान का अच्छा एलाई था। तो इन सब पॉलिटिकल, लोकल जियो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के कारण ये जो सीरियन सिविल वॉर है, इट नो लॉन्गर रिमेन्ड एन इंटरनल वॉर, इट बिकेम अ रीजनल वॉर। बट रीजनल वॉर से ग्लोबल वॉर का भी फॉर्म ले लिया। आप देखिए ईरान के सपोर्ट में आ गया रसिया। क्यों? क्योंकि ईरान का हॉस्टाइल, ईरान और यूएस की हॉस्टिलिटी रहती है राइट सिंस 1979 Iranian revolution, and Saudi Arabia, for that reason only Saudi Arabia and US has good ties. तो एक तरफ हो गई US, सऊदी अरबिया who were supporting the free Syrian army, दूसरे तरफ हो गया ईरान और रसिया who were supporting Bashar al-Assad, and that is how this war that basically started in 2011 continued for more than decade. कई सालों तक चलता रहा। The war became much more violent, bloody, और इसी वॉर के दौरान एक इवेंट हुआ 2018 में, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट और डिजास्ट्रस वॉर दैट ह्यूमन काइंड हैज़ एवर सीन। तो इसी वॉर के दौरान 2018 में एक इवेंट हुआ जहाँ पे एक केमिकल गैस का इस्तेमाल किया गया, केमिकल गैस एज ए वेपन का इस्तेमाल किया गया, जो क्लोरीन गैस था, दैट वाज यूज्ड, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। अब दोनों ही साइड्स, बशर अल असाद जो है वो क्लेम कर रहे थे कि ये क्लोरीन गैस जो केमिकल वेपन है उसका इस्तेमाल फ्री सीरियन आर्मी ने किया है अगेंस्ट हिज आर्मी, जबकि जो फ्री सीरियन आर्मी है उनका क्लेम करना था कि बशर अल असाद के जो फोर्सेज हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो फोर्सेज हैं, उन्होंने ये केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया है। तो तब से लेकर के ये मामला डिस्प्यूटेड ही था कि हु एग्जैक्टली यूज दिस केमिकल वेपन, क्योंकि इस केमिकल वेपन का जो इस्तेमाल था दैट वाज अगेंस्ट और इट वाज इन वायलेशन ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन का वायलेशन हुआ था क्लोरीन गैस के रिलीज में 2018 में। तब से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ही इसीलिए गया है कि ताकि केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल को रोका जा सके और दुनिया को इसके डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सके। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW,
ये तब से इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि आखिर क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया किसने। अब ये न्यूज़ लेकर के आई है, नाउ इट हैज़ रीच टू दिस कंक्लूजन कि सीरियन गवर्नमेंट यानी कि बशर अल असद और उनके जो आर्मी है, दे यूज दिस केमिकल वेपन क्लोरीन गैस अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स फ्री सीरियन आर्मी इन डूमा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, जिसको मेनली बनाया गया है इस इंटरनेशनल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, केमिकल वेपन कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो पहले केमिकल वेपन कन्वेंशन को देखते हैं। एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, मतलब बहुत सारे देश इसके मेंबर्स हैं, और इस मल्टीलैटरल ट्रीटी का मेन गोल है टू बैन केमिकल वेपन्स। सो केमिकल वेपन कन्वेंशन रिक्वायर्स स्टेट पार्टीज टू डिक्लेयर इन राइटिंग टू OPCW, इस ऑर्गेनाइजेशन को वो बताएं सारे मेंबर कंट्रीज को उनके पास कौन कौन से केमिकल वेपन स्टॉक पाइल्स हैं। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन की है, और इस कन्वेंशन के हिसाब से जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इस ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि उनके पास कौन कौन से केमिकल वेपन्स के स्टॉक पाइल हैं। करेंटली इट हैज़ 193 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एज इट्स पार्टी। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रा देख लेते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। Its mission is to implement provisions. Its mission is to implement the provisions of chemical weapon conventions. तो इस कन्वेंशन के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है OPCW की। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द हेग, नेदरलैंड्स, और इसके कंट्रीब्यूशन के लिए OPCW को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी चुना गया था इन द ईयर 2013। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about rise in electricity rate per unit. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें नेचुरल गैस की प्राइसिंग कैसे हमारे देश में डिसाइड होती है वो ज़रा समझते हैं। देखिए, नेचुरल गैस की प्राइसिंग हमारे देश में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड नहीं होती है। इट इज़ डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हु फिक्सेज द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस प्रोस्पेक्टिवली फॉर एवरी हाफ ईयर, यानी कि हर 6 महीने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्राइस नेचुरल गैस का फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल, नेचुरल गैस का प्राइस 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक इट वाज $6.1 पर MMBTU, और फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 1 अप्रैल इट वाज $8.57 पर MMBTU, मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये यूनिट होता है नेचुरल गैस को मेजर करने का। तो अब देखिए कि नेचुरल गैस की प्राइस जो है लगातार बढ़ते जा रही है। पिछले 6 महीने में ये $6.1 था, फिर बढ़कर के वो 8.57 हो गया। आपको और समझना है कि दाम कितना बढ़ा है पिछले 2 सालों में, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इस साल से पहले यानी कि 2022 से पहले 2021 में जो प्राइस था दैट वाज समवेयर क्लोज टू $1.79 पर MMBTU एंड इट रेज टू $2.9 MMBTU। यानी कि पॉइंट ये है कि $1.5 से $2 के आसपास पर यूनिट दाम था, वो बढ़ करके $8 साढ़े $8 हो गया पर यूनिट द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। और ये लगातार प्राइस बढ़ने के पीछे मुख्य कारण है रसिया यूक्रेन का वॉर, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो टूट गया है। रसिया मेजर सप्लायर है नेचुरल गैस का, वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है बिकॉज ऑफ द वॉर गोइंग ऑन, एंड दैट इज़ हाउ जब सप्लाई कम होगा नेचुरल गैस का तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ द प्राइसेज ऑफ नेचुरल गैस हैज़ गॉन अप इन इंडिया, एंड दैट हैज़ गॉन अप बाय 4 times ऑलमोस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2021। अब इसका करंट कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन देखते हैं। तो जब नेचुरल गैस का दाम ऊपर गया तो धीरे धीरे बाकी इंडस्ट्रीज जहाँ पे नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। आसाम के अंदर अगर देखा जाए तो टी इंडस्ट्री में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, पावर जनरेशन में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, एंड ऑल सच इंडस्ट्रीज आर नाउ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। तो अभी ये जो न्यूज़ है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द पावर सेक्टर। हमारे यहाँ की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है APDCL, उसने फैसला लिया है कि पावर से रिलेटेड जो बिल है वो 50 पैसा पर यूनिट वो ज़्यादा चार्ज करेंगे फॉर 3 months। तो आने वाले 3 महीने तक बिजली जो बिल है पर यूनिट वो 50 पैसे हमसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, क्योंकि APDCL को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है APGCL को, जो जेनकॉम कंपनी है,
और जेनकॉम को ज़्यादा पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि जेनकॉम को ये पावर प्रोड्यूस करने में नेचुरल गैस जो लग रहा है वो ज़्यादा महंगा हो गया है. ऑल सच फैक्टर्स हैज लेड टू इंक्रीज ऑफ द पावर प्राइस बाई 50 पैसे पर यूनिट. ये जो 50 पैसा दाम बढ़ाया गया है पर यूनिट, दैट हैज़ बिन डन एज पर फ्यूल एंड पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट. तो ये जो फ्यूल एंड पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट का जो फीचर होता है पावर टैरिफ्स को डिसाइड करने के लिए, उसमें एक कंपोनेंट होता है फ्यूल एंड पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट. ये जो फ्यूल एंड पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट होता है पावर टैरिफ डिसाइड करने के लिए, दिस इज बेसिकली अलाउड इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट फॉर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द यूटिलिटीज लाइक इंक्रीज फ्यूल या कोल प्राइस. तो फ्यूल या कोल का प्राइस बढ़ जाने के कारण पावर के प्राइस को बढ़ा देने का जो ऑप्शन है दैट इज गिवन टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर ए प्रोविजन जिसका नाम है फ्यूल एंड पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम साहित्य सभा अवार्ड्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको रटना होगा. डॉक्टर एम Kamaluddin Ahmed has been chosen for Ambika Girish Rai Chaudhary Award. Dr. Purna Bhattacharya for Kala Guru Vishnu Prasad Rava Award. Nilakshi Shaliha Gogoi for Basanti Bordoloi Award. Gangapad Chaudhary for Hem Barua Award. The Sabha announced the name of writer Mukut Sarma for Banduram Panging Memorial Award. All the awards will be conferred during upcoming session of Assam Sahitya Sabha that will be held at नारायणपुर दिस ईयर, जो परसों से शुरू हो रहा है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑयल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया. इंडिया में कहाँ कहाँ से ऑयल इंपोर्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पे बस हम लोग डेटा देखेंगे एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप देखिए इंडिया में हम लोग इतने सारे देशों से ऑयल इंपोर्ट करते हैं मोस्टली, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं इराक से और दूसरे नंबर पे आ गया है रसिया. रसिया से इन जनरल इतना ज़्यादा करते नहीं हैं बट रसिया से जो हम ऑयल इंपोर्ट है हमने पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया. यू सी द ईयर ऑन ईयर चेंज में 768% का राइज है रसिया से जो ऑयल इंपोर्ट है. सो रसिया से पिछले साल हमने ऑयल इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा किया है. क्यों? क्योंकि रसिया हैज़ बिन गिविंग द ऑयल एट अ वेरी सब्सिडाइज रेट. रीजन बीइंग रसिया इज़ फेसिंग सैंक्शंस फ्रॉम अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस. और इस कारण से बाकी देशों को बेच नहीं पा रहा है, इसलिए इंडिया को सस्ते दामों पे बेच रहा है और इनफैक्ट कुछ पेमेंट तो रुपए में भी ले रहा है. सो देयर हैव बीन यूज ऑफ नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट for a payment and that is how India has increased its import of Russian crude oil and that is why the import of crude oil has gone by 768% in last year with respect to the previous year. तो लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट हम किस देश से कर रहे हैं? इराक से. इस बात को आपको ध्यान रखना है. तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following place the famous lacquer toys are made? इटिकोपक्का हमने देखा था. इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज रावी बियाज एंड सतलज आर लोकेटेड टू इंडिया नॉट रावी चेनाब. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. द ट्रीटी हैज़ नो प्रोविजन फॉर आइदर कंट्री टू यूनिलैटरली वॉक आउट ऑफ द पैक्ट. दिस इज राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Methanol plant of Assam is located in Namrup. And Muhammad Ali Jinnah joined Muslim League in the year 1913. That's all from our side for today. Thanks for watching.